नमस्कार साथियों। ओनली जी इस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र, नागरिक शास्त्र, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए। इसकी 33 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये 34वीं क्लास है। आज हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। भारत में प्रश्न नंबर 1 है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जनहित विवाद से। आम तौर पर न्यायिक सक्रियता से जनहित विवादों का ही बोध होता है। भारत में जनहित विवादों के अग्रणी न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति पी एन भगवती को प्रमुख माना जाता है। जनहित विवाद या जनहित याचिका से तात्पर्य है कि लोकहित के मामलों में कोई व्यक्ति या संगठन किसी तृतीय पक्ष का, जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इसके अलावा विगत कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने साधारण पोस्ट कार्ड के माध्यम से यह समाचार पत्रों में छपी खबर को जनहित से जुड़े हो को एक वाद के रूप में स्वीकार किया और उस पर जनहित में निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय की इस प्रक्रिया को ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता जनहित विवाद से सीधे संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर एस एम सैयद अपनी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लिखते हैं कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। इसी को न्यायपालिका द्वारा शासन की संज्ञा दी गई है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति डी पी मनन ने लिखा है कि यदि न्यायिक सक्रियता को हटा लिया गया तो खाली स्थान पर निरंकुशता अधिकार जमा लेगी। न्यायिक सक्रियता का आधार संवैधानिक है। इसके आधार मुख्य रूप से 5 अनुच्छेद हैं, जिन्हें पवित्र पंचभुज कहा जाता है। ये 5 अनुच्छेद आर्टिकल 14, 19, 21, 32 तथा 39 ए हैं। पीआईएल का मतलब है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जाती है या की जा सकती है। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विधि का शासन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131 और 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि के शासन को बनाए रखना तथा विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और यूएसए दोनों में।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और इसके उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय को। भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान के रक्षक की भूमिका निभाता है। वह संविधान का निर्वाचन करता है, वह संविधान का निर्वचन करता है और संसद द्वारा पारित विधियों की संवैधानिकता की जांच अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा करता है। साथ ही नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में वह रिटें जारी कर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 8 है, संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के बाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि संसद संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यद्यपि बाद में इस निर्णय को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में उल्ट दिया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में कहा? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था, परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से किस मुकदमे में भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है। तो इसका सही जवाब बनेगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार यदि कोई विवाद भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हो या एक और भारत सरकार और राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक राज्य या राज्यों के बीच हो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और यह उसकी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी
सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से। भारत के संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 130 में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिवशिष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे। प्रश्न नंबर 14 है, एक रिट का अर्थ है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश जो एक अधिकारी को कुछ विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता हो। रिट न्यायालय द्वारा एक प्रभुता संपन्न सरकार को जारी एक औपचारिक आदेश है जो किसी अधिकारी को कोई कार्रवाई करने या ना करने देने से संबंधित होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट निकालने की शक्ति क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दी गई उच्चतम न्यायालय को दी गई है। ये रिट 5 प्रकार की हो सकती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान में न्याय शब्द का उल्लेख कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं: संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालयों में। भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को उच्च और उच्चतम दोनों न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीशों से सम्मिलित करके कितनी निश्चित की गई है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 26। प्रश्न काल में मुख्य न्यायाधीशों को सम्मिलित करते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या 26 थी, परंतु वर्ष 2008 में संसद द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई है और तब से मुख्य न्यायाधीशों को सम्मिलित करते हुए न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा परमा आदेश, मैंडमास। परमा आदेश रिट का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं या हमारा आदेश है। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई पदाधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो न्यायालय द्वारा उससे अपने कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 6 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस
निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान की तीसरी अनुसूची में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। उल्लेखनीय है उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति द्वारा भी राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ली जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति और व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए निर्देशित कर सकता है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कर सही कूट चुने। स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो आइए इनका सही मिलान देखते हैं। स्तंभ 1 और सही स्तंभ 2। गोलकनाथ केस मौलिक अधिकारों से संबंधित है। शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित है। मिनर्वा मिल्स केस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और केशवानंद भारतीय केस या बाद आधारभूत संरचना का सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 124 खंड 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण की आयु 62 वर्ष है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है, तो इसका सही जवाब बनेगा 65 वर्ष। प्रश्न नंबर 24 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। प्रश्न नंबर 25 है, न्यायिक पुनरीक्षण दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारित पाए जाने पर उन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों तथा अनुच्छेद यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 245, 246 तथा 372 के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में
निम्न में से कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की व्याख्या करता है। भारतीय एवं अमेरिकी भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की व्याख्या करता है लक्षण समान रूप से विद्यमान है। प्रश्न नंबर 27 है, संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम अब तक की अंतिम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब बनेगा जस्टिस बैकेंट चलैया। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम एन बैकेंट चलैया की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2000 को संविधान समीक्षा हेतु नवीनतम समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मार्च 2002 में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन केंद्रीय सरकार को सौंप दी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे तथा 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस एक बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना उद्देशिका भारत के संविधान का एक अंग है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती बाद में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वहीं नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। प्रश्न नंबर 29 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में उल्लिखित हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 है। सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति व अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाह के बाद करता है। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 खंड 1 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीशों की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।
प्रश्न नंबर 31 है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1937 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएर थे। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 11 कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीशों की के अतिरिक्त 30 है। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के अनुच्छेद 127 खंड 1 के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालयों के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्ति सहमति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रिट अधिकारिता। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों
की अधिकारिता में आते हैं। अतः इस हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। प्रश्न नंबर 37 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार से। बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध मौलिक अधिकार से है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण उच्च न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि इसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारियों को बंदी बनाए गए व्यक्तियों को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश देता है, जिससे उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस एक लेख रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। मैंडमस परमादेश का आशय हम आदेश देते हैं। इस प्रकार याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। प्रश्न नंबर 40 है, भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। संविधान में इस बात का प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट या लेख जारी कर सकते हैं। रिटों या लेखों के 5 प्रकार होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी अन्य न्यायालय को इन रिटों को जारी करने की शक्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में किस रिट लेख का शाब्दिक अर्थ होता है? दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में को वारंटो कहते हैं। अधिकार परीक्षा के इस पद का अर्थ होता है कि अपनी नियुक्ति का आधार क्या है। इस रिट द्वारा न्यायालय के किसी व्यक्ति के किसी लोक पद या विशेष अधिकार के दावे की वैधता की परीक्षा करता है। यदि वह अपना विधिक अधिकार नहीं दिखा पाता तो न्यायालय उसे हटा सकता है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा परमादेश का मतलब अक्षरांश आपका अधिकार
क्या है या होता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा को वारंटो। अधिकार परीक्षा रिट के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को गैर कानूनी तरीके से प्राप्त कर लेता है या गैर कानूनी तरीके से अपने पद पर बना रहता है, तो न्यायालय यह प्रश्न करता यह प्रश्न कर सकता है कि उसे उसके पद पर बने रहने का क्या हक है और उ- उसने किस अधिकार से यह पद धारण किया है। प्रश्न नंबर 43 है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यह मूल, अपीलीय और पर, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132, 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार विवरण है। 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक व्याख्या। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। साथियों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है या वीडियो अच्छा लगता है या क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।